टैलेंट है वो, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट है। डबल एंट्री आप जब करते हो तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि वो तो ऑटोमेटेड है। लेकिन अब नए जमाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें अकाउंटिंग करना भी नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप हो रहा है, ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया। तो इससे इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले जितना सिंपल इन्वायरमेंट नहीं रहा। अब हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं तो बैंक हमको कोई बुक्स नहीं देता है, बैंक एक कंप्यूटर रख देता है सामने और बोलता है कि आप जो देखना है देख लीजिए कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है? तो अब सोचो आप, अब ऑडिट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले से जटिल हो गया, पूरी प्रक्रिया जो है ना बहुत जटिल हो गई है पहले से। और उसमें हमें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जिसमें हम काम करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूंगा बिग फोर फर्म्स की, डेलॉयट, वहां पे जो लोग काम करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट करते हैं, टाटा स्टील का और दूसरी कंपनियों का, इन्फोसिस का। अब सोचिए जब वो जाएंगे वहां पर, कंपनी थोड़ी कुछ मैनुअली रखती है, सब कुछ तो सिस्टम के अंदर है। तो आपको उन अकाउंटिंग के नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी होना जरूरी है सिस्टम के बारे में, उस सिस्टम में काम करने के बारे में। तो जो लोग वहां ज्वाइन करते हैं धीरे धीरे वो उस सिस्टम को समझ जाते हैं और फिर वो अपना काम उसमें परफेक्टली करने लगते हैं। तो समय बहुत अलग आ चुका है और अकाउंटिंग नाउ हैज बिकम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ स्पेशल काइंड। इट हैज एक्सपेंडेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट दैट फर्निशेस इंपॉर्टेंट एड टू द इंटरनल कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन मास प्रोडक्शन। बड़ी-बड़ी कंपनियां जो मास प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, उनके इंटरनल कंट्रोल को चेक करने में, उनके इंटरनल कंट्रोल को सही ढंग से चलाने में अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और एरिया है यहाँ पर, सोशल सर्विस अकाउंटिंग। सोशल सर्विस अकाउंटिंग का मतलब होता है केवल प्रॉफिट जानने के लिए अकाउंटिंग नहीं किया जाता, यानी अकाउंटिंग का मकसद केवल नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना नहीं होता, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट जो सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं उनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे जब कोई बिजनेस किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा होता है, इंटरेस्ट जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंज्यूमर हूं, एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है। अब एक कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, एक है कंपनी के एम्प्लॉय जो वहां काम करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, एक होता है सप्लायर या क्रेडिटर जो रॉ मटेरियल कंपनी को सप्लाई करेगा, बोलो, एक होते हैं शेयर होल्डर जिन्होंने पूंजी लगाई है कंपनी में, एक होती है गवर्नमेंट जो बहुत सारी टैक्सेस लगाती है और गवर्नमेंट बहुत सारा हेल्प भी करती है कंपनी को, एनवायरनमेंट अवेलेबल कराती है ताकि कंपनी काम कर सके। तो कितने सारे लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बैंक हैं जिन्होंने कंपनी को फंडिंग की है, बोलो। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का मकसद केवल कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना नहीं है, इन सारे लोगों को कंपनी से मतलब है, कंपनी से जुड़े हुए हैं, बोलो। तो अकाउंटिंग इस तरह से होना चाहिए कि इन सबके रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सके। देखो, इनका एक्सपेक्टेशन क्या है शेयर होल्डर का, कि इनको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलना चाहिए उनके शेयर पर, बोलो। सप्लायर का क्या है, उसको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए माल का। एम्प्लॉइज को सारे फैसिलिटीज मिलने चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए, साथ में उनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए कंपनी की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। कंज्यूमर है, उनको सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बोलो। आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए प्रॉपर्ली। और उसके बाद बैंक से जिनका लोन है तो उसका लोन का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइमली कंपनी चुकाए, ये होना चाहिए। गवर्नमेंट को समय से टैक्सेस मिलने चाहिए, बोलो। तो इन अकाउंट जो अकाउंट ये मेंटेन करेगी, क्या ये कंपनी इसका इस्तेमाल केवल अपने लिए करेगी? नहीं, कितने सारे लोग हैं जो इन अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी का कामकाज ठीक ठाक है कि नहीं, फ्यूचर क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब लोग जानना चाहेंगे। आ रहा समझ में? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा भी जो मेनली हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंट का जो दायरा होता है वो केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता, उन अकाउंट का इस्तेमाल कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग करते हैं। स्टेक होल्डर बोला जाता है इनको, या इनको यूजर्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है, यूजर जो इनका इस्तेमाल करते हैं। आ रहा है समझ में? बोलो। तो एक
It serves society as well as business management out of an improved knowledge of the details about the production and distribution of wealth. Is able to make a better product cheaper while paying good wages, suitable dividend and taxes. कंपनी को केवल प्रोडक्ट चीपर नहीं बनाना है, प्रोडक्ट चीपर भी बनाना है ताकि कंज्यूमर को फायदा हो, सैलरी भी अच्छी देनी है ताकि एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम ना हो, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं, सबके हितों का ध्यान रखना है। इसके लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं सोशल सर्विस अकाउंटिंग, वो भी इसमें इंक्लूड है, अकाउंटिंग में वो भी आता है, कवर होता है। तो सोचो आज की डेट में अकाउंटिंग केवल डबल एंट्री तक सीमित नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। देखो टैली में अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं ना तो बहुत आसान है, डेबिट क्रेडिट मार दे रहे हैं। एसएपी में काम करोगे ना, एसएपी बहुत एडवांस वर्जन है जिसमें केवल अकाउंटिंग कवर नहीं होता है, अकाउंटिंग के साथ साथ सारे फील्ड को जोड़ दिया जाता है, यानी प्रोडक्शन को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा सिस्टम में, मार्केटिंग को भी, सेल्स को भी और फाइनेंस को भी। अब सारे एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसी माल बनेगा ना, मैन्युफैक्चर होगा ना, अपने आप स्टॉक रजिस्टर अपडेट हो जाएगा एसएपी में, और उसके बाद सर्टेन डेज के बाद सप्लायर को पेमेंट करना, उसका नोटिफिकेशन आने लगेगा, जो टर्म्स कंडीशन तय हुआ है। आ रहा है समझ में? जो कस्टमर को माल बेचेंगे तो सर्टेन टाइम में रिमाइंडर आने लगेंगे कि माल का पैसा लेने का समय आ गया। एम्प्लॉइज का सारा रिकॉर्ड उसमें अपडेट रहेगा, मतलब एम्प्लॉइज किस डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहे हैं सब कुछ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रहेगा। यानी कौन से प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है बहुत आसानी से निकाला जा सकेगा, क्योंकि सब काम तो कंप्यूटर में हो रहा है, मैनुअल कुछ नहीं हो रहा। हम लोग केवल इनपुट डेटा कराएंगे, डेटा इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग का पूरा काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा, और जो रिपोर्ट चाहिए विद इन सेकंड्स मिल जाएगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक रिपोर्ट चाहिए 20 दिन लगते थे। कितना दिन? 20 दिन, और अभी 20 सेकंड लगते हैं। मारेंगे हम एंट्री, एक कमांड देंगे, रिपोर्ट तुरंत जनरेट होगा, क्योंकि डेटा तो अप टू डेट है। इसको प्रैक्टिकली समझो। अगर एक कंपनी को जानना है, इंडिगो को एयरलाइंस रन कर रही है, कि उसके पिछले एक साल में किस किस शहर के लिए कितने फ्लाइट उड़े और उसमें कितना पैसेंजर थे परसेंटेज वाइज, फ्लाइट कितना फुल था परसेंटेज वाइज, और अगर वो निकाल ले लिस्ट, क्योंकि पूरा एसएपी है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तुरंत पता चल जाएगा किस शहर में उसको नुकसान हो रहा है फ्लाइट उड़ाकर और किस शहर में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि कौन कौन से लॉस मेकिंग फ्लाइट्स हैं, जहां जिसको उड़ाने से कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो उसका फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? कम करेंगे। वो वहां पर कोशिश करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल रांची से पहले फ्लाइट जाती थी दिल्ली, और दिल्ली से फिर जाती थी अहमदाबाद, एक एग्जांपल। यानी जिस भी कस्टमर को जमशेदपुर से या रांची से अहमदाबाद जाना होगा, वाया दिल्ली जाना पड़ेगा, एक एग्जांपल है। कंपनी ने चेक किया कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो अहमदाबाद जाना चाहते हैं, बहुत पैसेंजर है, तो कंपनी अब चेक करेगी कि क्या एक सेपरेट फ्लाइट उड़ाने में फायदा है। सेपरेट फ्लाइट कहां के लिए? अहमदाबाद के लिए। अगर वो इकोनॉमिकल है, कंपनी को उसमें फायदा होने वाला है, कस्टमर को भी टाइम बचेगा, कंपनी को भी फायदा है। झूठ मूठ का पहले दिल्ली ले जा रहे हैं, फिर दिल्ली से अहमदाबाद, तो अगर ये वायबल है तब हम सीधे उड़ाएंगे अहमदाबाद के लिए। अब ये वायबल है कि नहीं, ये डिसीजन कैसे ले पाएंगे हम अगर हम क्या नहीं कर रहे हैं? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मतलब अब सिर्फ डबल एंट्री नहीं रहा, समझो बात को। अगर मैं डबल एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बात करूं तो उसमें तो सिंपल खाली इतना है कि मेरा बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। यहाँ मामला वहां तक सीमित नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैसले लेने के लिए हम अकाउंटिंग की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। तो सोचो अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्लियर हो रहा है? मैं एक और बात बताता हूँ। अकाउंटिंग ना हमारे बॉडी में जैसे कितने सारे हड्डियां हैं ना, कितने सारे पार्ट्स हैं, ब्रेन अलग है, हाथ अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, सबका अलग अलग फंक्शन है। अब सोचो ब्लड अगर नहीं दौड़ाएगा बॉडी में, ब्लड नहीं होगा, कोई भी पार्ट ठीक से काम करेगा नहीं। तो पूरे 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 बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अकाउंटिंग, क्योंकि वहां से ही सारी चीजें रेगुलेट होती हैं। अकाउंट्स हटा दो वहां से
देखो पता ही नहीं चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, उसको मेंटेन करना है, आगे फैलाना है एक्टिविटीज को कि कम करना है, ये कुछ भी डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज आपने पहला टॉपिक अभी सीखा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग में, नाम है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। एक छोटा सा पैराग्राफ अभी और कवर करेंगे जिसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन। पर देखना अभी पेज नंबर 1 में द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ कीपिंग अकाउंट इन अ रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। सुनो, अकाउंटिंग के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, क्या? आर्ट। बहुत अच्छी बात है, आर्ट। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो एक काम करो, कल यहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तुमको कैसियो बजाना होगा, तुमको गाना गाना होगा, तुमको तबला बजाना होगा, सबका अलग अलग रोल दे दिया। अब आपने कभी जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं है, कर पाओगे? नहीं। आर्ट है ना वो भी एक, और उस आर्ट को पहले सीखना होगा ना। तो अकाउंटिंग भी ऐसा नहीं कि आपको मैं अपॉइंट कर दूं कि जाओ अभी टाटा स्टील लिमिटेड का जो एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है एसबीआई में, जिसमें करीब साल भर में ज्यादा नहीं 7-8 हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। अब जाओ वहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ, बीआरएस बनाओ, वहां का बना पाओगे? आंसर इज नो, बना पाओगे? उसके लिए पहले आपको ये आर्ट जो है वो सीखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग कोई साइंस नहीं है, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। सुनो, आर्ट क्यों है मैं बता रहा हूं, अभी और जस्टिफाई करूंगा। साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस होता है सुनना। अगर मैं साइंस की बात करूंगा, मैं कहूंगा 2 + 2 = 4, ये साइंस है, मैथमेटिक्स है, और वो 4 ही आएगा रिजल्ट हमेशा। 2 + 2 4, 3 + 3 6, ये तो पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि चाय बनाओ, तुम सब लोग अलग अलग बनाना है, अब बताओ सबके चाय का टेस्ट सेम आएगा? नहीं, क्योंकि वो साइंस नहीं है, आर्ट है। साइंस के साथ आर्ट मिला हुआ उसमें इंग्रेडिएंट। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं तो सब लोग अपने अपने इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, और वो थोड़े बहुत कम ज्यादा अलग हो सकते हैं। चलो मैं ट्रेनिंग देता हूं सबको, ट्रेनिंग दे दिया कि इंग्रेडिएंट इस प्रोपोर्शन में लेना, इतने देर तक उबालना, इतने देर तक ऐसा करना, सबको ट्रेनिंग दे दिया। तब भी जरूरी है चाय का टेस्ट सेम आएगा? नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। हो सकता है वेरिएशन कम आए। एक सेकंड, सर को कौन करेगा? नहीं होगा, मैं जाएगा क्यों दिलाया हाँ। तो साइंस होगा मतलब हर बार रिजल्ट क्या आएगा? सेम। आर्ट होगा तो अलग अलग, हर बार अलग आएगा, वेरिएशन होना ही है। आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग में क्यों अलग अलग आएगा? डबल एंट्री फॉलो करेंगे, सब कुछ तुम बनाओगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए? नहीं आएगा फिर। हाँ, और मुझे पता आपको जवाब भी नहीं पता। देखिए कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको जवाब नहीं पता, क्यों आर्ट बोला गया बताइए। मतलब हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। सुनना ध्यान से, अब क्यों आर्ट है सुनना। जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, 2 चीजों से मिलकर बनता है। बैलेंस शीट किससे बनता है? 2 चीजों से मिलकर। बताओ क्या है? असेट्स और लायबिलिटी। हर बैच में यही जवाब मिलता है मुझे, आंसर इज रॉन्ग। वो तो सबको पता है कि असेट्स है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी पहले आता है, असेट बाद में आता है। बैलेंस शीट जिन 2 चीजों से मिलकर बनता है वो है फैक्ट एंड असम्पशन। केवल फैक्ट से बैलेंस शीट नहीं बनता, बहुत सारे असम्पशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट मतलब जो है तो है, उसको कोई नहीं बदल सकता, बट असम्पशंस हम लेते हैं क्योंकि उनको लिए बिना वो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में, उसका लिस्ट जो है वो एक फैक्ट है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मतलब इन्वेंट्री में आइटम्स क्या, आइटम ए बी सी डी ई, आइटम ए 1000 क्वांटिटी, आइटम बी 512 है, आइटम सी 240 है, ये पता है मुझे। उसका एक सर्टेन कॉस्ट है, वो भी पता है, ये फैक्ट है। उस लिस्ट को टोटल मारेंगे, 10 जन भी मारेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? सेम। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि आगे बढ़ते हैं
उसमें ऑब्सोलेंसेस के लिए प्रोविजन करो, मतलब फ्यूचर में उस इन्वेंट्री का नुकसान हो सकता है, फ्यूचर में मिस हैंडलिंग की वजह से गोडाउन में पड़े पड़े खराब हो गया, पुराना होने की वजह से, तो कुछ परसेंटेज उसमें लॉस होगा, उस लॉस के लिए प्रोविजन कर लो। क्या वर्ड मैंने यूज किया? लॉस के लिए प्रोविजन कर लो। जैसे मैंने बोला प्रोविजन कर लो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 2% प्रोविजन करे, दूसरे वाले 4% करे, तीसरा 5% करे। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है, बोलो। तो वैसे केस में अगर 10 कंपनियां, नहीं एक ही कंपनी है, उसका अकाउंट बनाने के लिए मैं दूं 10 अलग अलग लोगों को और कहूं प्रोविजन कर लेना, तो क्या वो सेम प्रोविजन करेंगे? नहीं। अगर मैं कहूं डेटर्स की लिस्ट है तो वो एक फैक्ट है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि डेटर्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वहां पर मेरा जजमेंट इन्वॉल्व हुआ ना। केवल आपको फैक्ट के साथ काम नहीं करना है, यहाँ पर साथ में अपना जजमेंट भी क्या करना है? अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब हम और आप नहीं करेंगे, ये काम मैनेजमेंट का होता है। जितना भी एस्टिमेशन का काम है, जजमेंट का काम है, कौन करता है? मैनेजमेंट। और जब जजमेंट इन्वॉल्व होगा तो वैसे केस में रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। रिजल्ट क्या कर सकते हैं? वेरी। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये एक आर्ट है, ये एक साइंस नहीं है, केवल साइंस के साथ साथ आर्ट है। मतलब अकाउंटिंग केवल साइंस नहीं है, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है। और यही तो जजमेंट, मतलब जो फैक्ट के साथ साथ जो एजम्पशंस लेने होते हैं, बहुत एरियाज में लेने पड़ते हैं। मैंने तो एक दो एग्जांपल दिए। वो एजम्पशंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और यही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है। आपको डिटेल में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हमको उनका नॉलेज होता जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। This means that a firm or an individual has to record the event affecting in such a way that a correct picture can emerge whatever whenever needed. यानी आपको इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि सही पिक्चर सामने आए जिसकी जरूरत है हमें। लेकिन सुनना, एक होता है ट्रू एंड फेयर और एक होता है ट्रू एंड करेक्ट। हेलो, जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो दो वर्ड है, देखना, ट्रू एंड फेयर और एक होता है ट्रू एंड। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब बैलेंस शीट कभी भी ट्रू एंड करेक्ट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ट्रू एंड फेयर। करेक्ट वर्ड तभी होता है जब कोई चीज जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें असम्पशन की कोई जगह नहीं होती। सर्टिफिकेट जो हम बना कर देते हैं वो ट्रू एंड करेक्ट हो सकते हैं। सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट? बैंक ने बोला जाओ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेट लाओ कि कितना स्टॉक है तुम्हारे पास, तुम्हारी कंपनी के पास। कंपनी ने बोला अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट बना कर दिया, ये फैक्ट है। तो वो लिखेंगे यहाँ पर ट्रू एंड। लेकिन जब बैलेंस शीट पर ऑडिट रिपोर्ट हम देते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम उसको ट्रू एंड फेयर लिखते हैं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं। ट्रू एंड फेयर इसलिए क्योंकि अगर मेरे बजाय कोई दूसरा ऑडिटर ऑडिट करेगा ना, तो जरूरी नहीं है रिजल्ट सेम आएगा। 100 लोग अगर ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे एक ही कंपनी का रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबने अपना अपना जजमेंट, अपना अपना एस्टिमेशन दिया, अपने जजमेंट का इस्तेमाल किया। तो देखो आगे, bookkeeping and accountancy practically mean the same thing, although the term accountancy is usually used for accounting work of a higher order. bookkeeping और accountancy हमें लगता है कि सेम है, पर वो सेम नहीं है। bookkeeping एक wider, accountancy एक wider term है, bookkeeping एक narrower term है। bookkeeping का मतलब होता है खाली डेटा एंट्री, हिसाब रखना, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन जब वो डेटा को हम ले करके उससे जब हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। ट्रायल बैलेंस बना के जब हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उससे एक रिजल्ट निकलता है। जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो उससे एक रिजल्ट आता है। तो वो सब अकाउंटेंसी का पार्ट है, वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। बुक कीपिंग इनिशियल वर्क है और अकाउंटेंसी उसके बाद शुरू होता है, आगे का काम है। A skillful accountant will prepare accounts in such a way as to show up all the deficiencies and good points of the firm concerned. This will help management to know not only how strong or weak the firm is financially, but to take action to remove shortcomings and inefficiencies. Bookkeeping में मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेती है, वो अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। बुककीपिंग में मैनेजमेंट को खाली पता चलता है कि हिसाब रखा गया है, उससे एनालिसिस करना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना अकाउंटेंसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का। तो अब एक बहुत जबरदस्त डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग।
AICPA का। अब आपको पहले बता दो AICPA क्या है। एक हमारी इंस्टीट्यूट है इंडिया में ICAI, कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और एक इंस्टीट्यूट मैंने नाम दिया AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। अमेरिका में सीए को सीए नहीं कहते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहते, अमेरिका में सीए को कहते हैं CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? तो ये जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग का, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन ICAI ने नहीं दिया, किसने दिया? AICPA ने। क्या दिया देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। पता आपको डेफिनेशन बहुत अपने आप में सफिशिएंट डेफिनेशन है। इसका हर एक वर्ड का एक मतलब है जो मैं समझाऊंगा आपको, बट आज नहीं, अगले क्लास में। लेकिन सुनना क्या लिखा है एक बार। सबसे पहले तो अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा आर्ट का मतलब क्या है, इतना तो क्लियर है ना। अब आर्ट के आगे लिखा है ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग क्या होता है ना, इसका भी मतलब आपको नहीं पता है। आई एम डैम श्योर। जवाब मैं दे रहा हूं, आपसे कहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, बड़ा आसान जवाब है, बोलो। बहुत आसान है, बहुत आसान, कम ऑन। जर्नल एंट्री पास करना, यही रिकॉर्डिंग है, बोलो। पर आपका नॉलेज बहुत अधूरा है अभी, जिसको हम लोग पूरा करेंगे अगले क्लास में। कुछ हम लोग सस्पेंस रखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए बचा कर रखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे भी आपको आर्ट का मतलब क्लियर हो गया ना कि आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है, वैसे रिकॉर्डिंग क्या होता है अगले क्लास में क्लियर होगा। एंड समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, आगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये सब क्या होता है, which are in part of at least the financial character and interpreting the result thereof। तो जब ये पूरी बातें समझेंगे ना हम लोग, दो लाइन को डिटेल में जब समझेंगे, तब आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।